तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान एनसीईआरटी। और नोट्स में आगे बढ़ते हुए जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग अध्याय 3 वैद्युत रसायन की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी प्रॉपर एनसीईआरटी नोट्स के साथ में। तो आज हम इसका करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि है निम्न को समझाइए। और ये वाला टॉपिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से ज़रूर कुछ ना कुछ आएगा एग्ज़ाम में। तो आइए एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है जो टॉपिक, प्रतिरोध। तो ये क्या है? देखो, प्रतिरोध की परिभाषा आप सभी को पता होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल होती है। देखो, प्रतिरोध है क्या? प्रतिरोध का मतलब होता है रोध। देखो इसमें क्या लिखा है, रोध, और प्रति मतलब विपरीत। मतलब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, विरोध। विरोध का मतलब कोई चीज़ का अपोजिट होना। जैसे आपने सड़क पर ब्रेकर्स बने देखे होंगे, और ये ब्रेकर्स बनाए जाते हैं ताकि गति का रोध किया जा सके, गति का विरोध किया जा सके। उसी तरीके से केमिस्ट्री में एक टर्म होता है प्रतिरोध, और इसका अर्थ होता है धारा का विपरीत। यानी धारा में जो बाधा उत्पन्न होती है, धारा में बाधा, आप इतना याद करिए बस। और प्रतिरोध में और कुछ याद नहीं करना, ये की पॉइंट पकड़ के चलो, पूरा बनेगा। प्रतिरोध का मतलब होता है धारा में बाधा। मतलब विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट या बाधा को ही प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। आप सोच रहे होंगे सर आर से ही क्यों प्रदर्शित करते हैं, कई बच्चों को पता होगा। अभी कमेंट करके बताओ जल्दी, वीडियो को पॉज करके अगर पता है तो। अब मैं बता देता हूँ, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो आप इसे रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो इसको प्रतिरोध। तो इंग्लिश में ये टर्म यूज़ किया जाता है रेजिस्टेंस, तो इसे प्रतिरोध कहते हैं। अब देखो क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आप लिखोगे, विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट या बाधा को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक है वो क्या होता है? ओम। ओम का ये सिंबल है या संकेत है, इसे हम ओम कहते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। चलिए, अब ये जो है, इसकी एक सेकंड इक्वेशन भी, या से जो सेकंड डेफिनेशन है वो बना सकते हैं ओम के नियम से। ओम कहते हैं V समानुपाती I। समानुपाती हटेगा तो V बराबर बनता है RI। तो इस हिसाब से अगर हम R को बटे में या I को बटे में ले जाएं तो V बटे I बराबर क्या बनेगा? R। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की परिभाषा एक और निकल के आती है कि किसी चालक तार में, मान लेते हैं कि ये एक चालक तार है। अब किसी चालक तार में दोनों सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसी चालक में बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ये विद्युत अपघट्ट में भी होता है। विद्युत अपघट्ट में मान के चलो कि 2 इलेक्ट्रोड हैं आपके पास, और इसमें विद्युत अपघट्ट में ये यहाँ पे प्रतिरोध है। तो अब इसमें विद्युत अपघट्ट में प्रतिरोध का जो हम परिभाषा है वो कैसे लिखेंगे कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में लगाया गया विभवांतर और विद्युत अपघट्ट में बहने वाली धारा का जो अनुपात होगा उसे हम प्रतिरोध कहेंगे। तो ये प्रतिरोध की दूसरी परिभाषा है जो हम ओम के नियम से निकाल पाते हैं। प्रतिरोध की एक सिंपल जो भाषा है जो हम एग्ज़ाम में लिखेंगे, पहले तो वो लिखना है कि किसी चालक तार में धारा में डाली गई बाधा या रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। मतलब धारा के प्रवाह में जो रुकावट होती है। देखो मैं आपको डेफिनेशन दिखाना चाहूँगा। ये देखो, किसी चालक तार द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई बाधा या रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं चालकता की। चालकता को इंग्लिश में कंडक्टिविटी कहते हैं, इसलिए हम इसे कैपिटल C से भी प्रदर्शित करते हैं। और इसकी डेफिनेशन करना बहुत ही सरल है। आपको सिंपली इतना लिख देना है कि C समानुपाती 1/R, ये इसका की पॉइंट है।
इसका क्या मतलब है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकता है। तो इसका मात्रक क्या बनेगा? 1/R से बना लो। R का क्या होता है? ओम। तो 1/ओम हो जाएगा। अब ओम को ऊपर ले जाओगे तो ये ओम इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका मात्रक बना लिया ओम इनवर्स। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओम इनवर्स। तो ये चालकता की परिभाषा बहुत ही सरल है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है। बस हो गया। इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है। अब आपको ओम इनवर्स भी नहीं लिखना, ये दोनों नहीं लिखने, तो आप लिख सकते हो सीमेंस। इस तरीके से ओम इनवर्स या सीमेंस एक ही बात है। तो नोट्स को दिखा देता हूँ आपको। विद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो चालकता कहलाती है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स या सीमेंस होता है। बहुत ही सरल है, आपको बहुत ही सरल तरीके से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर नहीं भी समझाता मैं तो भी आपको समझ में आ जाता। अब बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब ये होता क्या है? देखो क्या है, जैसे अपन ने अभी तक पढ़ा है प्रतिरोध, ये चालक तार है। अब इस चालक तार में ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये आप देखो ये, और इसकी कुछ लंबाई है L, और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A। अब प्रतिरोध जब पता था तो विशिष्ट प्रतिरोध क्यों निकालना पड़ा? देखो, इस चालक के अंदर हर जगह रेजिस्टेंस है, उसे हम R कहते हैं, जो इस टोटल होता है इसका। लेकिन स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट होता है, जो कि बदलता नहीं है। साइज वगैरह बढ़ाने से जो बदलेगा नहीं, उस धातु का वो गुण प्रदर्शित करेगा। बहुत ही बारीक चीज़ होती है विशिष्ट प्रतिरोध। जैसे कापर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, प्लैटिनम का अलग होगा, और जो होगा वो बदलेगा नहीं कभी। वो एक बार निर्धारित हो जाएगा तो निर्धारित हो जाएगा। तो फिर ये कैसे डिफाइन होता है? अब आप कहोगे कि लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी तो बढ़ जाएगा और ज़्यादा रुकावटें रहेंगी, तो बदलेगा क्यों नहीं? इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि ये इस चालक के गुण पर डिसाइड करता है, इसकी साइज पर नहीं। ये बहुत ही अंदर की बात होती है कि किसी चालक के अंदर एक हमने क्यूब ले लिया बहुत ही छोटा, ये देखो। अब इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। वो क्यूब जो होता है वो एक इकाई में होता है, एक इकाई में, जो हर धातु के लिए अलग अलग होगा। देखो कैसे, जैसे हमने इस क्यूब को ले लिया। अब हमने क्या देखा कि 1 सेंटीमीटर लंबा है और 1 सेंटीमीटर यहाँ पे, जैसे इसका शेप है बेलनाकार, तो हम बेलनाकार ही ले लेते हैं। बहुत ही छोटा सा 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर लंबे, 1 सेंटीमीटर लंबे, और 1 ही सेंटीमीटर स्क्वायर वाला ये क्षेत्रफल होगा। ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लंबाई कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। और इस वेलन के अंदर जितना रेजिस्टेंस आएगा उसे हम विशिष्ट नाम दे देंगे। यानी कि इस रेजिस्टेंस को, है तो ये प्रतिरोध, लेकिन ये विशिष्ट वाला है क्योंकि इसमें हमने नापतोल कर लिया है। क्योंकि हमने इसमें क्या कर लिया है? नापतोल। अब जैसे कापर का विशिष्ट निकालना है तो कापर का हमें 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लेना होगा, और उसमें जो रेजिस्टेंस आएगा वो विशिष्ट प्रतिरोध होगा कापर का, जो कि निर्धारित कर दिया गया होगा। एल्यूमिनियम का अलग होगा। एल्यूमिनियम का अगर हमें विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है तो एल्यूमिनियम का 1 सेंटीमीटर लंबा तार लेंगे, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसे हम बोलते हैं विशिष्ट। अब जरूरी नहीं कि ये सेंटीमीटर हो, हम मीटर में भी ले सकते हैं, तो मीटर के अंदर वो निकलेगा, वो विशिष्ट प्रतिरोध होगा। जरूरी नहीं कि हम सेंटीमीटर, इससे और कम ले सकते हैं, मतलब मिलीमीटर में भी ले सकते हैं। बस इकाई एक होनी चाहिए, है ना? तो ये हमने सेंटीमीटर पर फिक्स कर लिया। याद करने के लिए हमने सेंटीमीटर पर फिक्स कर लिया कि 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक का जो प्रतिरोध आएगा उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। और इसके लिए हमने एक सिंबल बना दिया जो कि रो कहलाता है। अब रो कैसे बनता है? एक खड़ी लाइन और इसके अंदर ऐसे, तो ये रो का सिंबल है ना? इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, थोड़ा सा ऐसे मोड़ देते हैं। तो देखो रो कैसे बनाना है, ऐसे, इसके अंदर ऐसे, मतलब पी जैसा थोड़ा सा, लेकिन यहाँ से ये निकला रहेगा। तो ये रो है। तो रो का फॉर्मूला क्या होगा इसको समझ लेते हैं। देखो, रो जो है वो असल में यहाँ से हम बना सकते हैं। ये देखो रो,
1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ। तो रो का जो फॉर्मूला है वो एरिया बटे लंबाई होता है। एरिया मतलब ए बटे एल। लेकिन ये दोनों का अनुपात किसको प्रदर्शित करेगा? रेजिस्टेंस को। तो आर यहाँ पे, तो तब जाके रो बनेगा। तो इसी यहीं से हम इसका मात्रक बना सकते हैं कि रो बराबर मात्रक क्या आएगा? आर, यानी कि प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो यहाँ पे ओम लिखेंगे। फिर ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का क्या होता है? अगर सेंटीमीटर में लिया है तो सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा, बटे लंबाई। लंबाई किस में नापी जाती है? सेंटीमीटर में। क्षेत्रफल किस में नापा जाता है? सेंटीमीटर वर्ग में। तो ऊपर नीचे का 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो रो कितना आएगा? ओम और सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम गुणित सेंटीमीटर। ये है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। अब आप विशिष्ट प्रतिरोध को यहाँ पे पढ़ के देख लीजिए। 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसका दूसरा नाम है रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर आर ए बटे एल। इसका मात्रक ओम सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया है कैसे आया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, सेल स्थिरांक। इसे हम सेल कांस्टेंट भी कहते हैं और ये बहुत ही सरल है। इसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र याद रख लोगे तो याद भी हो जाएगा, एल बटे ए। एक्स बराबर होता है एल बटे ए। अब एल क्या है इसको समझो। इसके लिए मैं एक चित्र बना लेता हूँ। ये सेल स्थिरांक होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर क्या होता है? एक पात्र होता है, उसमें विद्युत अपघट्ट होता है, दो यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। ये देखो, ये इलेक्ट्रोड लगे हैं, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोड लगा होगा, तो दो इलेक्ट्रोड हो जाएंगे। तो सेल स्थिरांक कहता है कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जो कि एल कहलाएगी, यहाँ से हम ले लेते हैं एल। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड तल के क्षेत्रफल का अनुपात। देखो, ये इलेक्ट्रोड तल का क्षेत्रफल, जैसे मान लो ये इसका भी अनुप्रस्थ काट का कुछ क्षेत्रफल होगा जो कि इस तरीके से होगा। मतलब कोई भी छड़ होगी तो उसका कुछ ना कुछ तल का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा। तो एल बटे ए मतलब उन दोनों का अनुपात ही सेल स्थिरांक कहलाएगा। तो एल क्या है बताओ? दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। ए क्या है बताओ? इलेक्ट्रोड तल का जो क्षेत्रफल है ये है। इनका जो अनुपात है वो सेल स्थिरांक कहलाएगा। बहुत ही सरल ना। सेल स्थिरांक क्या है? किसी विद्युत अपघट्ट में या किसी सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड तल के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मात्रक बना लेते हैं। तो कैसे बनाओगे? एल मतलब लंबाई, मात्रक होता है सेंटीमीटर, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 1 बटे क्या आएगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को ऊपर ले जाओ तो क्या आएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। आएगा कि नहीं आएगा? तो इस तरीके से जो मात्रक है वो आएगा सेंटीमीटर इनवर्स। अब यदि लंबाई मीटर में लोगे तो मीटर इनवर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में जो भी आ जाए वही सही रहेगा, सेंटीमीटर या मीटर इनवर्स। तो सेल स्थिरांक का ज़्यादा कुछ यूज नहीं है, बस इतना ही है। तो मैंने इतना ही बताया। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड तल के क्षेत्रफल का अनुपात एक सेल स्थिरांक है। इसे सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे किसी सेल स्थिरांक से संबंधित कोई न्यूमेरिकल आएगा तो वो ऐसे ही आएगा। 3 चीज़ों में से एक ज्ञात रहेगी, एक अज्ञात रहेगी, अगर आना होगा तो। बाकी ज़्यादा देखा नहीं गया है। सेल स्थिरांक यही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं विशिष्ट चालकता की। तो हमने यहाँ पे हेडिंग लगा दी विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब ये होता क्या है? ये कुछ भी नहीं है। ये विशिष्ट चालकता को यदि हम यहाँ पे प्रदर्शित करें कैप्पा से, तो यहाँ पे कैप्पा जो होता है उसका सूत्र होता है 1/रो। बस इतना ही याद कर लो, डेफिनेशन आराम से याद हो जाएगी। क्योंकि रो को तो आप सभी जानते हैं। रो का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो बस आपको ये लिखना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो विशिष्ट चालकता है। बस विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है और कुछ भी नहीं। इसका मात्रक बना लो। तो मात्रक क्या होगा? कैप्पा बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपने पढ़ा होगा ओम सेंटीमीटर, ओम गुणित सेंटीमीटर। आप देख लेना, नोट्स में भी है। तो अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो ओम इनवर्स,
और सेंटीमीटर इनवर्स। ऊपर ले जाएंगे दोनों को, दोनों में इनवर्स आ जाएगा, तो ये कैप्पा का मात्रक होगा। तो विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकता है। इसका मात्रक होता है 1/ओम गुणित सेंटीमीटर, यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी विद्युत अपघट्य के विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वो विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसे कैप्पा से प्रदर्शित करते हैं, कैप्पा बराबर 1/ρ, तो ये हो जाएगा। अब इसका जो फॉर्मूला है इसे सेल स्थिरांक के रूप में भी हम दिखा सकते हैं। देखो कैसे, कैप्पा बराबर होता है 1/ρ, लेकिन रो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RA/L, होता है कि नहीं? तो हमने रो की जगह पर लिख दिया उसका फॉर्मूला RA/L। जब हमने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा था तो उसमें था ये RA/L। अब L को ऊपर ले जाएंगे तो L/RA हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो L/A हमने अभी पढ़ा है, सेल स्थिरांक कहलाता है। आप ऊपर देख सकते हैं L/A क्या है? x है ना, सेल स्थिरांक ही तो है। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं x, तो ये हो जाएगा 1/r इंटू x। लेकिन 1/r का फॉर्मूला होता है c, क्योंकि ये चालकता है, तो c इंटू एक्स आएगा कि नहीं आएगा? तो ये सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में संबंध भी है, तो कभी पूछ लिया जाए तो आप ऐसे निकाल सकते हो, है ना। चलो, तो ये भी दिया गया है नोट्स में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये दिया गया है पूरा, है ना। तो ये अब बन जाएगा ना। अब मात्रक तो वही है ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, जो मैंने अभी आपको बताया। ये देखो, अब इसके बाद हम बात करते हैं मोलर चालकता की। मोलर चालकता का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी इंग्लिश में। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि अगर विद्युत अपघट्य 1 मोल हो, विद्युत अपघट्य कितना हो, ऐसे समझो, विद्युत अपघट्य 1 मोल हो। अब इसको भी समझ लो, 1 मोल का मतलब, जैसे 1 मोल क्या है उसको समझो। जैसे HCl है, तो HCl का यदि 1 मोल मिला है पानी के अंदर, तो विद्युत अपघट्य मान के चलेंगे 1 मोल है। मतलब HCl के कितने अणु मिले हुए हैं? 6.023 गुणित 10⁻23 अणु HCl के, तो उसे बोलते हैं 1 मोल। तो 1 मोल HCl जो है, 1 मोल विद्युत अपघट्य जो है, जो कि HCl भी बोल सकते हैं, 1 मोल विद्युत अपघट्य के द्वारा, 1 मोल विद्युत अपघट्य के द्वारा जो चालकता उत्पन्न होगी, जो चालकता होगी उसे मोलर चालकता कहेंगे, क्योंकि वो 1 मोल के द्वारा है। इसे हम आणविक चालकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविक चालकता। ठीक है, तो अगर नाम बदल के आ जाए तो भी वही कि 1 मोल विद्युत अपघट्य अगर है तो वो जो चालकता उत्पन्न करेगा, चालकता तो आप समझते हैं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, चालकता के बारे में पहले ही देख चुके हैं, तो उसे बोलते हैं आणविक चालकता। तो मोलर चालकता से नाम से ही स्पष्ट है, मोल, मोल वाली चालकता। कितने मोल वाली चालकता? 1 मोल वाली चालकता, उसे हम मोलर चालकता कहेंगे। अब देखो, मोलर चालकता का फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे? तो मोलर चालकता का फॉर्मूला हमने सबसे पहले तो इसे दर्शाया यहाँ पे डेल एम से। आज से आपको ध्यान रखना है कि मोलर चालकता का सिंबल क्या है? डेल एम, और ये हमें कोलरास के नियम में भी काम आएगा। अब मोलर चालकता का फॉर्मूला बनाया गया विशिष्ट चालकता गुणित आयतन। तो अब आप कहोगे सर एक डेफिनेशन और बन गई। पहली डेफिनेशन तो ये है कि 1 मोल विद्युत अपघट्य की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन है विशिष्ट चालकता और आयतन का गुणनफल। विशिष्ट चालकता और आयतन का गुणनफल मोलर चालकता कहलाती है। आया समझ में कि नहीं? पहली डेफिनेशन क्या है? 1 मोल विद्युत अपघट्य की चालकता मोलर चालकता कहलाएगी। दूसरी डेफिनेशन क्या है? विशिष्ट चालकता, कैप्पा क्या है? विशिष्ट चालकता है ना, तो विशिष्ट चालकता और आयतन का जो गुणनफल है वो मोलर चालकता कहलाएगी। अब इसके फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं। देखो, इसका मात्रक निकालने के लिए हम मात्रक निकाल रहे हैं। फॉर्मूला तो हो गया कैप्पा गुणित भी, मात्रक कैसे निकालोगे? कैप्पा, पहले कैप्पा लिख दिया, लेकिन वी क्या है? वी आयतन है, तो कितना होगा मोलर के केस में? 1000 ग्राम, यानी 1 लीटर। तो 1000 मिलीलीटर लिख लिया, तो 1 लीटर ही है वो, और मोलर तो एम बना दिया, तो यहाँ पे एम। तो अब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्डा एम बराबर कैप्पा, हमने पढ़ा हुआ है कि ओम इनवर्स होता है, सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अब 1000 का मतलब होता है आयतन है ये,
मिलीलीटर में है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये सेंटीमीटर घन में होगा। अब मोलर जो होता है, मतलब मोल का मतलब हमें यहाँ पे लिखना होगा मोल, तो मोल हमने ऐसे लिख लिया। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं, तो लैम्डा एम बराबर होगा, देखो ओम इनवर्स तो ज्यों का त्यों, सेंटीमीटर इनवर्स है और यहाँ सेंटीमीटर घन है, तो सेंटीमीटर वर्ग बचेगा क्योंकि ये कट जाएगा, और नीचे क्या आएगा मोल, तो मोल को ऊपर ले जाओगे तो मोल इनवर्स हो जाएगा। इस तरीके से ये जो है ये मात्रक हम निकालेंगे किसका, मोलर चालकता का या आणविक चालकता का। अब बात करेंगे तुल्यांकी चालकता की। अब इसको समझना है, देखो कई विद्युत अपघट्ट जो होते हैं, विद्युत अपघट्ट वो दो प्रकार से हो सकते। देखो विद्युत अपघट्ट पहले समझो, विद्युत अपघट्ट दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो होता है शुद्ध अवस्था में, जो कि पाउडर के रूप में हो सकता है, या सांद्र हो सकता है, मतलब शुद्ध, जैसे HCl। तो HCl कैसा रहता है, एकदम गाढ़ा HCl लिक्विड फॉर्म में। और जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कोई पाउडर वाला रूप, जैसे कि NaCl ले लेते हैं, नमक पाउडर जैसा होता है। तो ये दोनों इस तरीके से भी मिलाए जा सकते हैं किसी पात्र के अंदर। ये पात्र है जिसमें जल भरा हुआ है। दूसरा एक होता है कि जैसे HCl है, इसको थोड़ा सा हमने पहले से ही पानी के अंदर HCl की कुछ बूंदें मिला दी। ये पानी है थोड़ी सी मात्रा में, तो हमने HCl इसमें कुछ मिला दिया, तो HCl के कुछ मोल इसमें मिला दिए पहले से ही, तो ये HCl का विलयन बन गया, तो ये हो गया विलेय और ये हो गया विलायक। अब पानी के अंदर फिर से हमें इसे मिलाना है, तो जो पहले से ही तनु विलयन हो विद्युत अपघट्ट का, और वो किसी विलायक यानी कि पानी में मिला रहे हो, तो ये वाला जो रूप होता है HCl का, इसे हम कहते हैं एक्वस फॉर्म। क्या कहते हैं, एक्वस, यानी पानी में घुला हुआ। अब ये जो है इसे हम, इसकी जो चालकता होगी इसमें, इस विलायक के अंदर जब ये मिल जाएगा तो ये तो विलयन बन जाएगा, ये और ये दोनों, तो इसकी जो चालकता होगी एक्वस फॉर्म वाले की, इसे हम बोलेंगे तुल्यांकी चालकता। जबकि मोलर चालकता में क्या था, शुद्ध मिला रहे थे, एक मोल शुद्ध मिला रहे थे, एक मोल। लेकिन इसमें एक्वस फॉर्म में जो विद्युत अपघट्ट है वो कैसा है, एक्वस फॉर्म में, यानी पानी के साथ जो भी चीज़ मिली हो वो एक्वस कहलाती है। तो उसका एक मोल फिर नापा जाएगा, एक मोल है कि नहीं है टोटल मिला के। अब फिर जो उसके अणु एक मोल होंगे, VmL आयतन में विलय करने से जितनी चालकता उत्पन्न करेंगे उसे तुल्यांकी चालकता कह देंगे। मतलब यहाँ पे जो विलायक है वो VmL लिया गया है, मतलब उस कितने भी लीटर हो, कितने भी मिलीलीटर हो, कितने भी लीटर हो, तो मिलीलीटर से यहाँ पे डिपेंड किया गया है। तो एक मोल विद्युत अपघट्ट के, अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे 1 ग्राम तुल्यांकी, तुल्यांकी 1 ग्राम तुल्यांकी, मतलब पानी के साथ अगर मिला दिया है HCl फिर उसको नापा है तो वो 1 ग्राम है, तो एक वो तुल्यांकी होगा, मतलब इक्वेस फॉर्म में होगा। तुल्यांकी का मतलब पानी के साथ में मिला हुआ है, तो ऐसे समझो। और VmL आयतन में मिला दिया है, तो जो चालकता बनेगी इसकी आयनों की, क्योंकि इसके अंदर दो आयन है H प्लस और Cl माइनस, तो उनकी जो चालकता बनेगी उसे तुल्यांकी चालकता कह देंगे। तो इसका जो मात्रक है मोलर चालकता जैसा ही होगा। मोलर चालकता का मात्रक वो कैसे आया था आपको पता है, केप्पा गुणित V से, तो यहाँ पे भी होगा केप्पा गुणित V, लेकिन जो केप्पा है वो चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और जो V होता है वो यहाँ पे हम ले लेंगे 1000, लेकिन इस बार जो आयतन है वो हम थोड़ा डिफरेंट लेंगे। आयतन में हम लिख देंगे ग्राम तुल्यांकी, ठीक है, ग्राम तुल्यांकी, क्योंकि इसका ग्राम तुल्यांकी इसमें मिला रहे हैं, जो भी हो इसमें उतना मिलाएंगे, तो ग्राम तुल्यांकी इन्वर्स हो जाएगा। बाकी सब जो का तो इसे हम सेंटीमीटर वर्ग लिख सकते हैं, तो यहाँ सेंटीमीटर ये घन है तो एक घट जाएगा तो वर्ग आ जाएगा, तो क्या आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर वर्ग, और ग्राम तुल्यांकी को हम EQ भी लिख सकते हैं, तो EQ इनवर्स, क्योंकि ये ऊपर जाएगा।
तो इस तरीके से हम तुल्यांकी चालकता को यहाँ पे फटाफट के अंदाज में भी समझ लेंगे। अब देखो क्या है, मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूँ एक बार। किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांकी, मैंने आपको समझाया है, विद्युत अपघट्ट को VmL आयतन में विलय करने से उत्पन्न होगी, और इसका ये पूरा फॉर्मूला है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।